Hello everyone, good morning all of you. Today we are switching to lecture number 2 from Indian economy. As we discussed in the last class कि चार सेक्टर्स जो हमने इकोनॉमी के पढ़े, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर, और हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस को देखा और हम इस कॉन्फिडेंस में आए कि ये सब्जेक्ट हमें क्या देने वाला है. नाउ in the lecture number 2 I am taking the topic that is the circular flow of income. This is in the same order where we ended the lecture. Okay, so circular flow of income से आप क्या समझते हैं? मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, कुछ केसेस बना के, जिससे आप बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी में एक सर्कुलर फ्लो कैसे होता है. एंड प्लीज डू रिमेंबर वन थिंग, भले मैंने आपके सामने पीडीएफ शेयर की है, मैं हर लेक्चर में आपको ये मैसेज दूंगा कि दीज पीडीएफ्स आर नॉट बीइंग शेयर्ड बिकॉज मुझे इसको सामने खोलना है. नो, मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों का भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे, आपको प्रिपेयर्ड नोट्स भी मिलें ताकि आप यहां से नोट्स बना सकें और प्रॉपरली आप चीजों को अरेंज कर पाए. तो समय की जरूरत को समझते हुए ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं. एंड इट इज नॉट सो कि मैंने आपके सामने पीडीएफ खोली है तो वन बाय वन मैं एक एक लाइन रीडिंग आपको करके बस ऐसे ही बोल दिया, डिक्टेट कर दिया. दैट इज नॉट सो. आई एम letting you understand. Okay, so I let you understand about the circular flow of income now. यहाँ एक एग्जांपल लिया गया है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक एंटरप्रेन्योर, नेचुरल रिसोर्सेस, जब भी हम किसी फर्म के अंदर ये जो चारों चीजें जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई, इनको जब हम इनपुट देते हैं एज ए इनपुट, तो एक इनपुट रिटर्न में कुछ चाहता है. जैसे हमने कहा था, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट चाहता है, नेचुरल रिसोर्सेज रेंट चाहते हैं, राइट. कैपिटल जो है वो इंटरेस्ट चाहती है. सो ऑल दैट. नाउ लेबर जो है वो वेजेस चाहती है. अब हमने एक फर्म का एग्जांपल लिया. इस फर्म के अंदर आप मान लीजिए ये फर्म बर्गर बनाती है और इस बर्गर की जो कीमत है वो 100 रुपए है. हम मान रहे हैं कि फर्म ने एक 100 रुपए का बर्गर प्रोड्यूस करना है. तो यहाँ हाउस होल्ड सेक्टर जो है, हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में आपको बता चुका हूँ, विच द पीपल हु आर शेयरिंग द कॉमन किचन और the 130 crore people of India are making the household sector. Now you see, these household sector is giving the 4 factors of production. जो 4 फैक्टर प्रोडक्शन के मैंने बताए थे, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल, लेबर और नेचुरल रिसोर्सेज. ये चारों फैक्टर प्रोडक्शन के ये किसने दिए? यहाँ मैंने लिखा भी है, हाउस होल्ड. तो जब हाउस होल्ड इसको 4 फैक्टर देता है, ये बदले में क्या देता है? मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि फर्म ने प्रॉफिट दिया 40 रुपए, किसको? एंटरप्रेन्योर को. नेचुरल रिसोर्सेज को रेंट दिया 10 रुपए, कैपिटल को इंटरेस्ट दिया 20 रुपए और लेबर को वेजेस दिए 30 रुपए. गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है. तो इसका मतलब हाउस होल्ड को कितना मिला? 100 रुपए मिला. एंड दे अगेन स्पेंड इट. अब यही हाउस होल्ड, ये जो 100 रुपए इनको मिले, ये वापस स्पेंड करेंगे और इस बर्गर को खरीदेंगे. ये बर्गर खरीदते हैं, ये एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 100 रुपीज. ये फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, केस नंबर 1, जिसके अंदर हाउस होल्ड सेक्टर इज स्पेंडिंग ऑल द अमाउंट विच ही गोट फ्रॉम द फर्म. 100 रुपीज है, 100 रुपीज मिले, 100 रुपीज को एक्सपेंडिचर किया, उसको स्पेंड किया, तो 100 रुपीज स्पेंड किए और इनको बर्गर मिल गया. दैट्स द फर्स्ट केस. आप ये देख रहे हैं, ये फ्लो ऑफ इनकम है. इन्होंने दिया, वापस मिला, वापस स्पेंड किया, बर्गर लिया. सो दैट इज अ circular flow of income. What I have written here, let us take an example of a firm and household. No government and external sector is there. मैंने ये माना है कि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट सेक्टर, कोई एक्सटर्नल सेक्टर इन्वॉल्व नहीं है इस एग्जाम्पल में. एंड दिस इज कॉल्ड द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन एनी इकोनॉमी. फर्स्ट थिंग. नाउ कम टू द केस नंबर 2. In case number 2, you can see I have taken that suppose household wants to become rich. If I want to become rich, what I have to do? What I have to do? I have to save. I have to save the money, right? So it has to work more to get more. One thing, मुझे ज्यादा रिच बनना है तो मुझे काम ज्यादा करना पड़ेगा, मुझे सेविंग ज्यादा करनी पड़ेगी. That's the case. Now let's see. It's a very beautiful example. You will understand it very clearly. See, this is a firm. This firm, the same firm. Household sector is giving the 4 factors of production.
4 factors of production, and household sector is getting those 100 rupees again. He got rupees 100. Now, what the household sector is doing? He is spending 70 rupees and saving 30 rupees. 70 रुपए अगेन फर्म को दिए और 70 रुपए की का गुड्स जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर ने खरीद लिया. ओके, तो ये जो बाकी के 30 रुपए हैं, क्या करेगा हाउस होल्ड सेक्टर? ये सोचेगा कि इसको लोन इसको बैंक में डाल दें. अब देखिए इन्होंने क्या किया, बैंक में वो 30 रुपए डाल दिए. नाउ ये मैंने ये जो एरो बनाया है फर्म के लिए, ये क्यों बनाया है? अब सोचिए, एक बार हाउस होल्ड सेक्टर की कहानी हमें समझ में आती है कि 100 रुपीज मिले, 70 रुपए उन्होंने स्पेंड किए और 30 रुपए उन्होंने सेव करके बैंक में डाल दिए. लेकिन जो कंपनी ने 100 रुपीज का गुड्स प्रोड्यूस किया, उसका क्या हो? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो फाइनल गुड आता है वो एज ए कंजम्पशन भी यूज हो सकता है, वो एज ए कैपिटल भी यूज हो सकता है. अब 70 रुपए की चीज तो हाउस होल्ड सेक्टर ने खरीद ली, और हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? कंज्यूम करता है, उसको एज ए कैपिटल तो यूज करता नहीं है. ओके, सो उन्होंने क्या किया, 70 रुपए को कंजम्पशन गुड में डाला और 30 रुपए की जो प्रोडक्शन है वो कैपिटल गुड्स में आ गई. दैट मीन्स दैट कैपिटल गुड विल बी यूज्ड एज ए इनपुट इन द फ्यूचर. तो नाउ बिकॉज इट इज बीइंग परचेज बाय अदर कंपनीज. अब ये जो 30 रुपए को कैपिटल गुड क्यों बोला? क्योंकि दूसरी कंपनी इस बचे हुए माल को खरीद रही है. अब ये जो कंपनी है, ये कंपनी जो है, ये कंपनी के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए. अब हमने जो बैंक में पैसा डाला 30 रुपए, वो पैसा ये बैंक से एज ए लोन ले लेती है और फर्म को दे देती है. गेटिंग अ पॉइंट? और नेक्स्ट ईयर में प्रोडक्शन बढ़ के आती है. अब यहां पे देखिए मैंने क्या लिखा है, अदर कंपनीज विल बोरो रुपीज 30 फ्रॉम द बैंक, विल परचेज गुड्स रुपीज 30 फ्रॉम द फर्म. जो कुछ बोल रहा हूं सब कुछ लिखा है, डोंट वरी. यहाँ पे प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं आप. गुड्स 100 रुपीज का प्रोड्यूस हुआ, आई अगेन रिपीट, हाउस होल्ड सेक्टर को 100 रुपए मिले. 100 रुपए में से उसने सोचा 70 रुपए को हम स्पेंड करते हैं, 30 रुपए को सेव करके बैंक में डालते हैं. 70 रुपए किसको मिले? फर्म को मिले. किसने दिए? हाउस होल्ड सेक्टर ने दिए. क्या करने के लिए? उन्होंने कंजम्पशन गुड्स को खरीदा. नाउ कंपनी ने, फर्म ने 100 रुपए की चीज प्रोड्यूस की. अब 100 रुपए की चीज प्रोड्यूस करके उसने 70 रुपए को एज ए कंजम्पशन गुड बेच दिया. लेकिन जो बाकी का जो सामान है, बाकी का जो गुड्स है, उसको वो एज ए कैपिटल किसी कंपनी को दे रही है. अब वो कंपनी फर्म को पैसा देगी, बट उसके पास पैसा नहीं है. तो हाउस होल्ड सेक्टर ने जो पैसा बैंक में डाला था, वो बैंक से उसने लोन ले लिया. अगेन वो पैसा कंपनी के पास गया और उसको फिर वो आगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करेगी. आई थिंक आपको बहुत क्लियर होगा कि फ्लो ऑफ इनकम क्या है. नाउ कॉन्सेप्ट और द कंक्लूजन फ्रॉम केस नंबर 2, जो ये केस नंबर 2 हमने डिस्कस किया, यहां से आप क्या समझे? मैं कोशिश करूंगा इस लेक्चर को जितना छोटा रखा जाए उतना बेटर है. हमारे लेक्चर्स ज्यादा हो जाएंगे बट कोई नहीं, जो इफेक्टिवनेस है वो आपकी यहां आनी चाहिए. सी, जितना हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग करेगा, देखिए मैंने हिंदी में लेमन लैंग्वेज में सारी चीजें लिखी हैं, जितना हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग करेगा उतना ही वैल्यू का कैपिटल गुड विल बी प्रोड्यूस बाय फर्म. देखा आपने, हाउस होल्ड सेक्टर ने एग्जांपल में 30 रुपीज की सेविंग की, उसको बैंक में डाला. हमने कहा कंपनी ने उतने ही रुपीज का कैपिटल गुड प्रोड्यूस किया जितना हाउस होल्ड सेक्टर ने उसको सेव किए. एक ये कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं. आप अभी, मैं इसके बाद कुछ लेक्चर्स के बाद, 2 या 3 लेक्चर्स के बाद, आई विल बी टेकिंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स. आई लेट यू फील कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट्स कहां काम आते हैं. ओके, सी नाउ, हायर द सेविंग, दैट मींस आई एम सेविंग माय मनी. Higher the saving, higher the capital goods in the economy. I think you are getting the idea. Household sector is saving, and that saving is becoming uh, the capital good of the firm or the company who is producing it. Fine. Now, अगर household sector अपनी saving बैंक में ना रखे तो प्राइवेट कंपनीज अब्रोड से पैसा बोरो करेंगी. जाहिर सी बात है, कंपनीज को तो सामान लेना है और पैसा लेना है. अगर हमारा पैसा बैंक में नहीं होगा, अगर हमारा पैसा बैंक में नहीं होगा, तो आप क्या सोचेंगे कि वो कंपनी जो है वो फर्म से कैपिटल गुड नहीं ले पाएंगी. लेंगी वो उसके लिए बाहर से पैसा लेंगी, दूसरे देशों से लोन ले लेंगे. तो कैपिटल गुड को प्रोक्योर करने के लिए, विच इज रिस्की, एंड व्हेन यू आर बोरोइंग फ्रॉम द कंट्री, आउट ऑफ द कंट्री, इट इज रिस्की. ओके, नाउ, और इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? स्कीम्स लाती है. यू जस्ट अंडरस्टैंड द
than the formation of the structure and the functionality of the government. You see why the government is taking the schemes. That's why if any citizen of country is borrowing something from out of the country, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट वुड वांट कि वो हमारे से ही ले, इसलिए गवर्नमेंट स्कीम लाती है। आपने देखा होगा जो बैंकिंग का इंक्लूजन हुआ है, ठीक है, बैंकिंग इंक्लूजन जो हुआ यानी कि ज्यादा से ज्यादा खाते खुलवाए जाए, लोग अपना पैसा बैंक में रखें, लाइक दैट। सो स्कीम्स लाती है और एम्फेसाइज करती है कि अपना पैसा बैंक में रखो। आई थिंक आपको आइडिया क्लियर हुआ। नाउ जितना ज्यादा कैपिटल गुड उतना ही ज्यादा नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन होगी, ऑब्वियस सी बात है। कैपिटल को आप एज ए इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं कि जितना कैपिटल गुड कंपनी के पास आएगा, फर्म के पास आएगा, नेक्स्ट ईयर वो उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएगी। नाउ सी आई हैव टेकन एग्जांपल इन 2020 to 21 हमारा आउटपुट 197.5 लाख करोड़ गुड्स वाज प्रोड्यूस्ड। एक एग्जांपल मैंने फैक्ट्स लिए हैं। 197.5 लाख करोड़ को हमारे देश ने प्रोड्यूस किया, गुड्स प्रोड्यूस किया, ओके। उसमें से 76% गुड्स कंजम्पशन गुड था, दैट मींस दैट वाज प्रोक्योर्ड बाय हाउसहोल्ड सेक्टर फॉर द कंजम्पशन, एंड 24% द लेफ्ट 24% is acting like a capital good. That means that is being procured by some companies for the further production. That means that capital good, that final good is acting like a input for the further production. That's okay. Now I hope you clearly understand what does it mean, the capital good, what does this term mean, capital. मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कैपिटल किसको बोलते हैं, वो ट्रांसफॉर्म नहीं होने चाहिए एक चीज, राइट, वो फर्दर इनपुट का काम करे और वो मैन मेड प्रोसेस का आउटपुट हो। मैंने 3 फैक्टर्स बताए थे जिसके बिहाफ पे आप कैपिटल को डिफाइन करते हैं। नाउ इट इज दैट पार्ट ऑफ आउटपुट विच कंसिस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, दैट पार्ट ऑफ आउटपुट विच कंसिस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, ओके। इसी को हमने क्या बोला, ग्रोस इन्वेस्टमेंट बोला, देन कैपिटल फॉर्मेशन बोला और कैपिटल एक्यूमुलेशन बोला। दीज आर सम टर्म्स जो आप न्यूज़पेपर्स में देखेंगे, राइट। जहां ग्रोस इन्वेस्टमेंट आता है, अगेन इट इज ए कैपिटल गुड। Capital formation, capital accumulation, both are having the same meaning, so please do remember that. Now come to the investment. I have divided this investment, you see आपको ये बुक्स में मिलेगा स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। इन्वेस्टमेंट में स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। जैसे अगर मान लीजिए आप मुझसे पूछते हैं कि अभी फिलहाल आपके जेब में कितना पैसा है, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टॉक इनकम, स्टॉक कॉन्सेप्ट। आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी फर्म के पास, किसी गवर्नमेंट के पास, किसी नेशन के पास किस तरीके की स्टेज है, तो दैट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। बट अगर आप मुझसे पूछे कि आपने एक साल में कितना पैसा कमाया, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट ए पीरियड ऑफ टाइम। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज अ स्टॉक, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज the flow concept. I just read it, which is expressed for moment of time, and the flow is which is expressed for the period of time, okay. Output GDP of a country is a flow concept, obviously, because ये quarterly आप measure करते हैं इसको, right, yearly measure करते हैं, तो एक period of time के लिए हम चीजों को measure कर रहे हैं। That means we, while calculating the GDP, we are using the flow concept, that is not for the moment of time, that is a period of time, okay. It is being measured quarterly, it is being measured yearly, so that is a period of time. Now I have given the example money in my pocket, money earned by Jagmohan in 1 month or year। अगर मैं एक महीने में कितना कमाता हूं, एक साल में कितना कमाता हूं, that's the flow of income, okay। Now we are understanding it for a financial year. See, 31st March 2021 to 31st March 2022, then 31st March 2023। हमने एक एग्जांपल लिया, मान लीजिए एक फैक्ट्री है, उसकी वैल्यू जो है वो 1000 रुपए की है। अब व्हाट डू मीन बाय वैल्यू? वैल्यू फैक्ट्री का मतलब है कि दैट हैज अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस अ गुड ऑफ वैल्यू 1000 रुपीज, यानी कि 1000 रुपीज का गुड्स वो फैक्ट्री कैपेबल है प्रोड्यूस करने के लिए। फर्स्ट थिंग, अब हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 100 रुपए का जो गुड है, उसमें से कंजम्पशन गुड है 70 रुपए, 21 से 22 का जो ईयर है उसके अंदर कैपिटल हुआ 30 रुपीज, फाइन। अब टोटल गुड था 100 रुपीज का, जिसमें से 70 को एज ए कंजम्पशन यूज किया गया और 30 को एज ए कैपिटल यूज किया गया, ओके। नेक्स्ट ईयर कंजम्पशन 100 का लिया, लेकिन कैपिटल जो थी वो 20, यानी कि लोगों ने पैसा कम सेव किया,
यू अंडरस्टैंड, इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जांपल, इट विल गिव यू समथिंग एक्स्ट्रा कि कैसे ऐसा भी हो सकता है। दैट मीन्स एक्सेप्शन टाइप, आपको लगेगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, बट इट इज बीइंग हैपन। सो consumption is 100, capital is 20. Again you see consumption is 120 and capital is 10. I have taken the random example. That means this year you are consuming 70 rupees goods, next year you are consuming 100 rupees goods and you are saving 20 rupees. Okay, you see कितना कितना प्रोडक्शन हुआ 100 रुपीज का, अभी प्रोडक्शन कितना हुआ 120 रुपीज का प्रोडक्शन हुआ, यहाँ कितने रुपीज का प्रोडक्शन हुआ 130 रुपीज का। अब क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल स्टॉक कितना था 1000 रुपीज कैपिटल स्टॉक। अब बात कर रहे हैं कैपिटल एक्यूमुलेशन की, कैपिटल स्टॉक डज मीन 1000 रुपीज का वो प्रोड्यूस कर पा रही है, दैट इज अ कैपिटल स्टॉक। लेकिन अब मैंने उसमें 30 ऐड कर दिया मैंने कैपिटल, दैट मीन्स अब मैं 1030 रुपए का गुड्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता हूं, दैट्स ओके। अब मेरी वैल्यू बढ़ गई। यू आर, आप ये बार बार वीडियोस में, न्यूज़पेपर्स पे या इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी आर्टिकल होगा उसमें आप ये चीजें बार बार देखेंगे। अब मेरी वैल्यू बढ़ गई, मेरी वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है, मेरी कंपनी की वैल्यू 1030 हो चुकी है। अब 1030 के बाद मेरी 1030 में मैंने 20 को जोड़ा, आप क्या देख रहे हैं, क्या मेरा कैपिटल स्टॉक बढ़ रहा है, इसका मतलब कैपिटल स्टॉक का मतलब है मेरी मेरी वैल्यू बढ़ रही है। अब मेरी कैपेसिटी 1000 के बजाय 1050 हो चुकी है, 10 और जोड़ेंगे 1060 हो जाएगी। आप क्या देख रहे हैं, यू कैन सी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज डिक्रीजिंग, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज डिक्रीजिंग, लोग कम सेव करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, 30 20 10, बट आउटपुट इज इंक्रीजिंग। सो इट मे हैपन कि आप कैपिटल जो है वो कैपिटल आपकी कम होती जा रही है, दैट मीन्स आपकी सेविंग कम होती जा रही है लेकिन वैल्यू बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। अब देखिए 100 120 130, तो ऐसा भी हो सकता है। तो कहीं ऐसी स्टेटमेंट आती है जिससे रिलेटेड आप देखें कि व्हेन योर कैपिटल इज डिक्रीजिंग तो द वैल्यू ऑफ द कंपनी और द फर्म इज इंक्रीजिंग। ओके, तो आउटपुट इज इंक्रीजिंग। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, तो आप सही के साथ जा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। ओके, नाउ दैट इज अ डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन इज, मैंने लिखा है इट इज ओनली कॉन्सेप्ट नॉट आस्क्ड, वियर एंड टीयर ऑफ द कैपिटल, फिजिकल कैपिटल। जाहिर सी बात है, अगर मेरा अभी लैपटॉप रन हो रहा है, अभी लैपटॉप में अगर मान लीजिए हीटिंग प्रॉब्लम आती है, जितना लंबे टाइम के लिए मैं इसको यूज करूंगा ऑब्वियसली बात है इसकी लाइफ घटेगी। आप पंखा चलाते हैं, आप देखते हैं पंखे की आवाज कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद वो पंखे की आवाज जो है वो अलग होती है। दैट मीन्स देयर इज ए वियरिंग एंड टीयरिंग ऑफ द कैपिटल। Fine, this is the capital because I'm using this laptop to give you the services. I have given the same example. I'll be repeating the same example again and again ताकि आप एक easy mode में रहें। So मैंने क्या किया, depreciation does mean wear and tear of the capital, of the capital. Capital does mean which is acting like an input for the further production. So I'm using this laptop as an input to give you the services further. Okay, now this is a physical capital. For example, जैसे मैंने यहाँ example लिया, मान लीजिए आप farmer हैं, आपने एक ट्रैक्टर खरीदा जिसकी कीमत अभी 3 लाख रुपए है। अब हमने देखा, देखिए मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, आप पहले उसको सुनना, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें ऐसा क्यों नहीं करना है, ऐसा करना है। आप देखिए, फिर से मैंने वही फाइनेंशियल ईयर्स का एग्जांपल लिया। मान लीजिए वीट प्रोड्यूस हुआ 1 लाख रुपए का, कॉस्ट इनपुट आई 10,000 फर्टिलाइजर्स पे, और डिप्रिसिएशन हुआ 3 लाख रुपए का। इसका मतलब आपका ट्रैक्टर जो है वो 1 लाख का वीट प्रोड्यूस करने में उसकी वैल्यू घट गई, मतलब वो खराब हो गया, वो यूज हो रहा है, उसकी लाइफ घट रही है। दैट मीन्स वो जो आउटपुट पहले दे पा रहा था वो दे नहीं पा रहा है। दैट मीन्स दैट इज अ डेप्रिसिएशन व्हिच इज अ वियर एंड टीयर ऑफ द कैपिटल। ओके फाइन, लेकिन अब हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा है, आप ध्यान से देखें, ये माइनस करेंगे तो लॉस आएगा। अगर हम इस 3 लाख को माइनस करेंगे तो हमारा लॉस आएगा। कि हम सोचो, आप ये कह के देखें कि मैंने 1 लाख रुपए का वीट प्रोड्यूस किया और मेरा ट्रैक्टर खराब हो गया, इसका मतलब आप ये क्या कहेंगे कि यार मेरा तो लॉस हो गया। ओके, सो अगर आप ये माइनस करते हैं दैट मीन्स आपका लॉस आएगा, फर्दर सक्सेसिव ईयर्स में इसको माइनस नहीं कर पाओगे। और अगर आपने एक बार 3 लाख माइनस कर दिया तो फर्दर ईयर्स में आप इसकी वैल्यू को माइनस नहीं कर पाएंगे। आपने तो मान ही लिया 3 लाख रुपए खराब हो गए। ओके, तो एक कहानी ये है। अब इसके बजाय आप ऐसे सोचे, यू कैन थिंक कि ट्रैक्टर हर साल 30,000 वैल्यू लूज कर रहा है,
देन सब्ट्रैक्ट 30,000 पर ईयर। अब ऐसे मान लीजिए कि यार इसकी कीमत अब 30,000 कम हो गई, हर साल ट्रैक्टर की कीमत 30,000 कम हो रही है, यानी कि आप 3 लाख रुपए का लाए, अगर आप उसको बेच रहे हैं तो आज वो 2,70,000 रुपए का बिक रहा है। दैट मीन्स उसकी 30,000 वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हो चुकी है। तो बजाय आप उसको डायरेक्टली माइनस करने के, उसको पर ईयर देखें कि कितना डेप्रिशिएट हो रहा है। सी, फैक्ट्री का हमने क्या लिया, ये मे बी लास्ट एग्जाम्पल हो सकता है आपका। I'll be taking GDP in the next class, in the third class. Okay, so I'll be keeping this lecture till this point. So let me finish it. फैक्ट्री का वैल्यू जो है वो 1,000 रुपीज है और 5 रुपए डेप्रीसिएशन हुआ, कंजम्पशन 70 रुपए है, कैपिटल 30 रुपए है। ये एक एग्जाम्पल मैं बार बार लेके चल रहा हूँ 100 रुपए का। मान लीजिए फैक्ट्री का वैल्यू डस्टबिन वो कितना प्रोड्यूस कर सकती है, अभी हम 100 रुपए का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। 2020 से 21 में मान लीजिए 100 रुपीज का गुड प्रोड्यूस होता है, 70 रुपए का कंजम्पशन होता है, कैपिटल 30 रुपीज की आती है। ओके, सो ग्रोस आउटपुट इज ₹100, ग्रोस आउटपुट इज ₹100। अब नेट आउटपुट की बात करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रोस एंड नेट। इन नेट आउटपुट यू हैव टू कंसिडर द डेप्रिसिएशन। So you produce 100 rupees, but depreciation was 5 rupees. So actually 95 rupees goods was produced. Now, if we talk about gross investment, you see, gross investment it is capital जो हमने बताया. Okay, so gross investment is ₹30, but net investment is, again you have to consider the depreciation while calculating the investment. So that means net investment is 25 rupees. तो आई थिंक ये जो एग्जांपल्स लिए गए हैं आपको समझ में आ रहा है। अब दोबारा से सुनिए, मान लीजिए कंजम्पशन हुआ 70 रुपए का, कैपिटल हुआ 30 रुपीज का। कैपिटल 30 रुपीज में सोचे अगर किसी कंपनी ने 30 रुपीज का सामान एज ए इनपुट यूज करने के लिए प्रोक्योर कर लिया और वो फर्दर उसको एज ए इनपुट यूज कर रही है, आपने आपने वो सामान एक्सपोर्ट कर दिया। अब आपने देखा ₹50, आपने वो 30 रुपीज का सामान तो बेचा ही, उसको उसको आपने कैपिटल की तरह यूज किया ही, लेकिन आप बोले नहीं यार मुझे थोड़ी सी वैल्यू और बढ़ानी है, मैं क्या करता हूं, मैं बाहर से कुछ जो मनी है वो बोरो कर लेता हूँ। इसका मतलब आपने उसको इंपोर्ट किया, मान लीजिए 50 रुपीज आपने इंपोर्ट कर लिए, आउटपुट कितना था 100 रुपीज। इन्वेस्टमेंट कितनी करी तुमने 50 रुपए। 1 मिनट के लिए आप मान लें आपने बाहर से पैसे लिए 50 रुपए, तो आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की 50 रुपए की। अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है। कैपिटल गुड प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, कैपिटल गुड प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी कितना था टोटल, टोटल कितना था 100 रुपीज, सॉरी कैपिटल गुड वाज 30 रुपीज, but I'm talking about the goods produced in the economy, then exported capital good and imported capital good. टोटल कितना था, टोटल 100 था, 100 में से 30 आपने क्या किया एक्सपोर्ट कर दिया और जो 50 है वो इंपोर्ट कर लिया। जो एक्चुअल में जो इन्वेस्टमेंट आएगी आपकी वो ये आएगी कैपिटल गुड प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी माइनस एक्सपोर्ट जितना किया और अंदर जितना आया दैट इज इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स। Now the gross capital formation what it is, gross fixed capital formation plus valuable metals जैसे मशीन, फैक्ट्री बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, IPR जो इंटेलेक्चुअल राइट्स होते हैं हमारे। Okay, so I'll be taking this in detail in the next class. So I'll be clearing all these concepts. I'm just winding up it here so that you should be in comfortable mode. And in the next topic we'll be talking about the GDP and how to calculate GDP, what does it mean, again जो बेसिक टर्म्स होंगी उनको डिस्कस करेंगे हम लोग। सो टिल देन प्लीज रिवाइज इट, डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस एंड कमेंट ऑल्सो कि आपको किस चीज की नीड है और कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो आई विल बी एडमिटिंग इट। सो थैंक यू सो मच, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।